अच्छा, अब हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 इन एन ओबीज पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रिनाल फंक्शन। ठीक है, एक पेशेंट आई है, ओबीज़ है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है और उसका रिनाल फंक्शन ख़राब हुआ हुआ है, तो हम उसको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम इंसुलिन दे सकते हैं, ठीक है, या हम ग्लिप्टिन्स दे सकते हैं। ग्लिप्टिन्स आर DDP4 इनहिबिटर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो AQ के एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन से मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। जैसे हमने सल्फोनाइल यूरियास पढ़ा था जिसमें ग्लिपेजिन्स और ग्लिपेजेंस आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ओबीस पेशेंट है और रिनाल फंक्शन ख़राब हुआ हुआ है, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? तो इंसुलिन और ग्लिप्टिन्स हैं। ठीक है, और ये सारी कौन सी मेडिसिन है जो कि इम्पेयर्ड रिनाल फंक्शन में हम नहीं दे सकते? तो ये आपने याद करने बॉयगोनी साइट्स हैं जिसको हम लोग मेटफॉर्मिन्स बोलते हैं। दिस आर द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, ये जो है वेट को रिड्यूस करता है और इट इज़ द फर्स्ट लाइन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। ठीक है, बट इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में होता है? ये रिनाल इम्पेयरमेंट में। अब रिनाल इम्पेयरमेंट लिख दे, भले GFR आपको ना बताए, ठीक है, वैसे लेस देन 30 होता है, यू शुड रिमेंबर, बट भले आपको GFR ना बताए, आपने ये बात याद रखनी है कौन सी मेडिसिन हमने रिनाल इम्पेयरमेंट में नहीं देनी। और अगर आप दे रहे हो तो शुड बी रिड्यूस, डोज आपको कम करनी है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको डोज इसकी कम करनी है इफ़ GFR इज़ लेस देन 45। फिर सल्फोनाइल यूरियाज है जिसमें ग्लिक्लाजाइड आ जाती हैं। ठीक है, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिप्टिन्स को मिक्स मत करना। ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज में ग्लिकाजाइड आ जाती है। इट इज़ आल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रिनाल इम्पेयरमेंट। ठीक है, और ये जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क को बढ़ा देती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये वेट को इंक्रीज़ करती है अगर पेशेंट ऑलरेडी ओबीज़ है। विद बैड किडनी फंक्शंस अवॉइड MS, मतलब मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइल यूरिया ग्लिक्लाजाइड एंड मेटफॉर्मिन में बॉयगोनिसाइड्स। ठीक है, उसके अलावा ग्लिटाजोन्स है जो कि पायोग्लिटाजोन में आ जाता है, ये भी वेट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द पेशेंट विथ रिनाल इम्पेयरमेंट। तो ये आपके पास टोटल दो ड्रग्स आपने विद बैड किडनी लिख दिया, तो अवॉइड MS, मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइल यूरियाज। उसके अलावा ग्लिटाजोन्स में पायोग्लिटाजोन आ जाता है ओबीज़ के लिए क्योंकि ये वेट इंक्रीज़ करता है, और SGLT2 इनहिबिटर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन GFR। आपने रिनाल इम्पेयरमेंट देखना है। ठीक है, आपने जो है वो क्या देखना है, पेशेंट ओबीज़ है या फिर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर आ रहा है आपके पास सेकेंडरी एमेनोरिया, केजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ है और मेंस्ट्रुएशन को बंद हुए हुए ग्रेटर देन 6 मंथ गुजर गए। व्हाट आफ्टर इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट अकर्स विद स्ट्रेस के साथ एक्सेसिव एक्सरसाइज और सिग्निफिकेंट लो BMI। ठीक है, तो ये क्या है? अगर आप ये क्वेश्चन में लिख दे स्ट्रेस और के बाद और एक्सरसाइज और सिग्निफिकेंट लो BMI, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर इस सेकेंडरी एमेनोरिया डेवलप आफ्टर वन ऑफ दिस कंडीशन, स्ट्रेस हो, एक्सेसिव एक्सरसाइज और लो BMI हो, तो आपने क्या सोचना है? हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। हाइपोथैलेमिक फेलियर कैन अकर इन स्ट्रेस में होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज में होता है, लो BMI में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया में हमेशा जो प्रोलैक्टिन लेवल होता है ना वो हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने उसमें सुना होगा ना, शिहान सिंड्रोम वगैरह होता है। ठीक है, तो उसमें भी आपके पास प्रोलैक्टिन की लेवल हाई हो जाते हैं, या आपके पास जो लैक्टोज एमेनोरिया होता है उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया में हाई प्रोलैक्टिन होता है। और इन हाइपोथैलेमिक फेलियर में क्या होता है, और क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाते हैं, तो FSH भी कम हो जाएगा, LH भी कम हो जाएगा, और विथ ऑफन सब्सिक्वेंट ईस्ट्रोजिन, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है ना LH से ईस्ट्रोजिन, तो यू शुड रिमेंबर। ठीक है, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाते हैं और प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हाइपोथैलेमस फॉर इट्स रिलीजिंग। ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट देता है हमेशा हाइपोथैलेमस। तो टू सम अप, इफ़ अ लेडी प्रेजेंट्स विथ एमेनोरिया आफ्टर इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड,
ठीक है, प्लस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एग्जाम्पल रनर है, स्पोर्ट्स लेडी है, तो थिंक हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, इट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा ये रेयर एड्रिनल ट्यूमर है जो कि कैटिकोलामाइंस जिसमें एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है। और द की वर्ड फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा इज़ एपिसोडिक। फीचर्स क्या होती हैं इसके? हाइपरटेंशन होता है, हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है, ट्रेमर्स होता है, पैल्पिटेशंस हो गया, एक्साइड हो गया। हाइपरटेंशन, हेडेक, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन एंड एंजाइटी, ठीक है। आपने फियोक्रोमोसाइटोमा को जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से नहीं मिला देना, ठीक है। उसमें और भी फीचर्स आएंगे लाइक कॉन्स्टिपेशन आएंगे और साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं, उसमें एब्डोमिनल पेन वगैरह भी आते हैं। इसमें सिंपल सी चीज़ है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन, हेडेक भी एपिसोडिक होगा, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन, एंजाइटी। निमोनिक क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा की? PHE, पैल्पिटेशंस, हेडेक, हाइपरटेंशन, ठीक है। फी से याद रखना फ्लशिंग यानी स्वेटिंग, ठीक है। और E4 इज़ द एपिसोडिक यानी पैरोक्सिस्मल होता है ये। पैल्पिटेशंस, हेडेक, हाइपरटेंशन, फ्लशिंग, स्वेटिंग, ठीक है। E4 एपिसोडिक पैरोक्सिस्मल। व्हाट इज़ रेज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा? तो कैटिकोलामाइन, एड्रिनालिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो राइज अप होता है वो एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। और डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? 24 आवर्स कलेक्शन ऑफ यूरिन में आपको मेटानेफ्रिन इंक्रीज़ मिलेगा, नॉट कैटिकोलामाइन। मेटानेफ्रिन इज़ द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ कैटिकोलामाइंस, ठीक है। तो मेटानेफ्रिन आपको बड़े में मिलेंगे। अगर 24 आवर्स में मेटानेफ्रिन ऑप्शन में नहीं हुआ तो पिक 24 कैटिकोलामाइंस। टू कंफर्म आपको MRI करना होगा, ठीक है, टू लुक फॉर एड्रिनल ट्यूमर। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है इसमें? सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ द एड्रिनल ट्यूमर किया जाता है। और ये जो नोट लिखा हुआ है कि 7 to 10 डेज़ बिफोर द सर्जरी आपको पेशेंट का हाइपरटेंशन स्टेबलाइज करना होगा बाय गिविंग अल्फ़ा ब्लॉकर जिसमें फेनॉक्सीबेंजामीन आ जाता है, फॉलोड बाय देन बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलोल टू प्रिवेंट इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस। फर्स्ट आपको अल्फ़ा ब्लॉकर देना है, देन बीटा ब्लॉकर देना है 7 to 10 डेज बिफोर द सर्जरी। देन द नेक्स्ट केसेज हमारे पास क्या है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है, माइल्ड हाइपरटेंशन है और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो रहा है। तो व्हाट टू गिव? 3 मेडिकेशंस टू बी गिव। सबसे पहले आपको उसका वो डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, तो मेटफॉर्मिन टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज। देन डायबिटीज़ के पेशेंट में हमेशा हम जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो चॉइस होती है वो क्या होता है? ACI, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। और अगर इसमें साथ में आपको माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया दे दिया है तो आपने ये लाजमी याद रखना है, एविडेंस बाय द माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया एंड दी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 आपने ACE इनहिबिटर्स ही यूज़ करना है। फिर उसके बाद स्टैटिन फॉर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इंपॉर्टेंट नोट, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 प्लस हाइपरटेंशन है, ऑलवेज कंसीडर ACAI, ठीक है, अनलेस सेवरल रिनाल इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। रिनाल इम्पेयरमेंट में हमें ये नहीं देना। ACE इनहिबिटर्स आर रीनोप्रोटेक्टिव, ठीक है, and with DM there is a risk of nephropathy, thus we give ACE inhibitors to slow the progression of nephropathy। वैसे डायबिटीज़ मेलाइटस की अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हम ACE इनहिबिटर्स जो हैं वो कुछ हद तक रीनोप्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस के यहाँ पर जो रिस्क होता है वो नेफ्रोपैथी का होता है। तो हम क्यों चूज़ करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में ACE इनहिबिटर्स? क्योंकि ये नेफ्रोपैथी के रिस्क को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम जो है वो नेक्स्ट केस है 54 ईयर ओल्ड मैन नोन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन। वो मेटफॉर्मिन पे है, रेमिप्रिल एंड बाइसोप्रोलोल। हिज ब्लड प्रेशर इज़ 135/88 एंड हिज BP इज़ 30, BMI इज़ 30 kg पर m²। हिज लैब्स क्या होंगी इसकी? लैब्स आपके पास दी हुई है, यूरिया 7 दिया हुआ है, क्रिएटिनिन 140 दिया हुआ है, क्रिएटिनिन बिल्कुल आप देखें यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे। EGFR आपके पास दिया हुआ है 65, मतलब कि किडनी इम्पेयरमेंट आ रही है। और HbA1c जो है वो 52 दिया हुआ है, टारगेट 48 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें?
तो इफ़ द पेशेंट हैज़ न्यू डायग्नोसिस ऑफ diabetes mellitus type 2, advice firstly for lifestyle modification. If after this his HbA1c is still greater than 48, ठीक है, HbA1c आप दोबारा करवाया आपने तब भी आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो आपने एक हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग स्टार्ट करवा देनी है विच इज़ फर्स्ट चॉइस, दैट इज़ मेटफॉर्मिन, ठीक है. इफ़ द पेशेंट इज़ ऑलरेडी ऑन मेटफॉर्मिन एंड हिज HbA1c इज स्टिल हाई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एडवाइस फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. इफ़ द पेशेंट इज़ ऑलरेडी ऑन मेटफॉर्मिन एंड हिज HbA1c इज़ ग्रेटर दैन 58, एड अनदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है. तो सॉरी, सेकंड केस में आपके पास क्या है कि पेशेंट ऑलरेडी मेटफॉर्मिन पे है और HbA1c स्टिल हाई आ रहा है, मतलब 58 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सॉरी HbA1c जो है वो 58 से कम आ रहा है, आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है, मतलब मेडिसिन का असर है, ठीक है, आपने मज़ीद उसको कन्विंस करना है कि अब वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करें. लेकिन पेशेंट अगर ऑलरेडी मेटफॉर्मिन पे है और HbA1c स्टिल हाई आ रहा है, तो आपने अनदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐड करना है मेटफॉर्मिन के साथ. द पेशेंट इन दिस टाइम बिलोंग्स टू द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे बिलोंग कर रहा है, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है और मेटफॉर्मिन पे ऑलरेडी है, रैमिप्रिल एंड बाइसोप्रोलोल भी वो ले रहा है, एस इनहिबिटर्स भी ले रहा है, और जो है वो आपके पास ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी ले रहा है, ठीक है. तो हिज ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर तो ठीक कंट्रोल हुआ हुआ इसका, लेकिन BMI जो है वो नॉर्मल 22 तक होना चाहिए आपके पास, ठीक है, लेकिन इसका BMI 30 kg पर मास स्क्वायर है. तो आपने क्या करना है, अब लैब्स वगैरह देख लिया आपने, तो अब आपने इसमें देखा कि सेकंड पॉइंट से वो बिलोंग कर रहा है, मतलब मेटफॉर्मिन पे है और HbA1c स्टिल हाई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 52 आ रहा है अब इसका, ठीक है, तो द आंसर वुड बी कंटिन्यू द सेम मैनेजमेंट प्लस इंकरेज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट चेंजेस, ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू एडवाइस फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. न्यूली डायग्नोज पेशेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 का, ऑलरेडी मेटफॉर्मिन पे है और उसका जो HbA1c है वो लेस देन 58 है, नॉट वेरी हाई, ठीक है. अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लेना, क्योंकि AQ के टेस्ट में जो है वो ज़्यादा परसेंटेजेस दी जाती हैं, वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है, और HbA1c वैसे भी परसेंटेज में दिया जाता है. जो लास्ट इसकी जो नॉर्मल परसेंटेज होती है, आई रिमेंबर कि वो 6.5% से लेस होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, व्हेन टू कंसिडर एडिंग अनदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जब वो ऑलरेडी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मेटफॉर्मिन पे हो लेकिन उसका स्टिल HbA1c ग्रेटर दैन 58 हो. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है, लाइफ स्टाइल चेंजेस है और जो रेनल फंक्शन है वो लेस देन 30 है, हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर है, BMI ग्रेटर देन 30, ओबीज है. तो देखो अब यहाँ पर आप इंसुलिन दोगे, ठीक है, क्योंकि एक तो रेनल इम्पेयरमेंट आपको दिखा दिया, आप मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते, ठीक है, हार्ट फेलियर की हिस्ट्री आपको दी है, बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास रेनल इम्पेयरमेंट है और ओबीज पेशेंट है, ठीक है. तो व्हाट द अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते, सल्फोनाइल यूरियाज नहीं दे सकते, ग्लिप्टिन्स नहीं दे सकते, ठीक है, और ग्लिटाजोन्स नहीं दे सकते, जो कि पायोग्लिटाजोन से बिलोंग कर रहा है. इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ओबीज, हार्ट फेलियर और ब्लैडर कैंसर, ठीक है, ब्लैडर कैंसर भी करवा सकता है, ग्लिटाजोन कैन कॉज ब्लैडर कैंसर, और ग्लिप्टिन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर एज वेल एज ये वेट भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है. तो ग्लिप्टिन्स आप कुछ निमोनिक्स बना लो कि आप ग्लिप्टिन्स याद रखो कि हार्ट फेलियर में नहीं दी जाती, और पायोग्लिटाजोन या ग्लिटाजोन जो हैं वो ओबीज में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में, ब्लैडर कैंसर में नहीं दी जाती. मेटफॉर्मिन आई गेस ये याद रहेगा, सल्फोनाइल यूरियाज भी याद रहेगा कि ओबीज में और GFR इंक्रीज़ हुआ हुआ तो नहीं दी जाती, ठीक है. इम्पॉर्टेंट निमोनिक फॉर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग विद बैड किडनीज, GFR लेस देन 30, डू नॉट यूज़ MS, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरियाज जिसमें ग्लिक्लाजाइड और
ग्लिबिनक्लामाइड आ रही है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, ठीक है। सो विथ हार्ट फेलियर एंड पैंक्रियाटाइटिस डू नॉट यूज DDP4 इनिबिटर्स। देन बस आपको 4 है ना, 4 चैम्बर्स होते हैं, ग्लिप्टिन्स याद रखने। द पाई कम्स विद द डाई, ठीक है, रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर। द पाई कम्स विद द डाई। पायोग्लिटाजोन्स, so pioglitazones has risk of bladder cancer and pioglitazones is also contraindicated in heart failure। तो pioglitazones में कौन सी मेडिसिन आ रही थी? ग्लीटाजोन्स, तो यू शुड रिमेंबर। तो हाइपोग्लाइसेमिक डेट कॉज इंक्रीज weight gain that are SPR, sulfonylureas, pioglitazones and ripaglinide, ठीक है। द रेस्ट कॉज डिक्रीज वेट लॉस एक्सेप्ट DDP4 इनिबिटर विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वेट। तो SPR विदाउट द P हैव रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हैव रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सल्फोनाइलयूरियाज एंड रेपिग्लिनाइड जो हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट द पी आपने समझ में आ रहा होगा कि पायोग्लिटाजोन की बात हो रही है, ठीक है। तो SR क्या करवा सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकते हैं। तो और SPR क्या करवा सकते हैं? वेट गेन करवा सकते हैं, ठीक है। और कौन सा कैंसर? पाई कम्स विद द डाई, ब्लैडर कैंसर एंड हार्ट फेलियर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, तो ग्लिप्टिन्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हार्ट फेलियर और पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में। बैड किडनीज़ में MS याद रखना है, मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइलयूरियाज, जिसमें ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिबिनक्लामाइड आ जाती हैं, ठीक है। और प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशेंसी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। लो कॉर्टिसोल है विथ एल्डोस्टेरोन आपको मिलेगा। कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन दोनों कम होंगे। फीचर्स: अ पेशेंट विल हैव पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिजीनेस एंड वर्टाइगो, वीकनेस एंड फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ in the world is autoimmune. The commonest cause in the developing world is TB infection। तो निमोनिक है, हाइपोटेंशन दिख रहा, हाइपोनाइट्रीमिया दिख रहा, हाइपोग्लाइसीमिया दिख रहा है। द ओनली हाइपर इज हाइपरकैलीमिया एंड हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। निमोनिक आपने याद रखना है, 3 चीज़ हाइपो मिलेगी: हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया इन प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशेंसी यानी एडिसन्स डिजीज़। और हाइपर क्या मिलेगी? हाइपरकैलीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन। प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है और नहीं भी हो सकती है एडिसन्स डिजीज़ में। तो बट आप याद रखना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन एडिसन्स डिजीज़ प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशेंसी देयर इज़ हाई ACTH, उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। लो एल्डोस्टेरोन, उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया हो रहा है। लो कॉर्टिसोल, उसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं: हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एंड व्हाट इज़ हायर इज़ द हाइपरकैलीमिया एंड द हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। और प्लीज़ नोट दैट इन सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशेंसी अकर्स मेनली आफ्टर sudden cessation of prolonged steroid intake. There is no hyperpigmentation of skin and mucous membrane। secondary adrenal insufficiency में आपको कोई हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है कि जिस पेशेंट में, अब यहाँ पे वर्ड्स पे गौर करना है एग्जाम में, जिस पेशेंट में सस्पेक्टेड एडिसन्स डिजीज़ लिखा हुआ है तो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन इज शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल ईयर लेवल, ठीक है। आपने याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट में आप एडिसन डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन क्या है? शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, ठीक है। प्लाज्मा कॉर्टिसोल इज़ मेजर्ड बिफोर एंड 30 मिनट्स आफ्टर गिविंग साइनेक्थिन 250 माइक्रोग्राम IM। एड्रिनल एंटीबॉडीज सच एज anti-21 हाइड्रोजाइलेज में आल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड।
अगर ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट अवेलेबल नहीं है इन प्राइमरी केयर सेटिंग, देन सेंडिंग अ 9 AM सीरम कॉर्टिसोल कैन बी यूज़फुल। कि अगर ग्रेटर देन 500 नैनोमोल पर लीटर यूनिट आ रही है तो मेक्स एडिशंस वेरी अनलाइकली, लेकिन लेस देन 100 नैनो मोल पर लीटर वैल्यू आ रही है तो एबनॉर्मल है। लेकिन 100 to 500 नैनोमोल पर लीटर आ रहा है तो शुड प्रॉम्प्ट एंड ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट टू बी परफॉर्म। ठीक है, हम इतने श्योर नहीं होते, लेकिन लेस देन 100 पर हम इसको एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन 100 to 500 की वैल्यूज़ में हम श्योर नहीं होते। ग्रेटर देन 500 की वैल्यू में एडिशन हो ही नहीं सकता, रूल आउट हो जाता है। ठीक है, तो श्योर नहीं होते तो हमें ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो हमें इसमें 9 AM सीरम कॉर्टिसोल लेना है। ठीक है, यूरिनरी कॉर्टिसोल नहीं लेना है, क्योंकि पता है वैसे ही लो कॉर्टिसोल हुआ होता है, तो ऑब्वियसली 9 AM सीरम कॉर्टिसोल लेना होगा। और कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ हमें नज़र आती है इन 1/3 ऑफ अनडायग्नोज पेशेंट के अंदर, जिनके अंदर प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी है, हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैनेजमेंट हम क्या करते हैं एडिसन्स डिजीज़ के अंदर? पेशेंट हु हैव एडिसन्स डिजीज़ आर यूजुअली गिवन बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन आ जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हाइड्रोकॉर्टिसोन की एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की। ठीक है, तो पेशेंट जितने भी एडिसन डिजीज़ के होंगे उसमें आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों देना है, क्योंकि आपने याद रखना है लो कॉर्टिसोल एंड देयर इज़ लो एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या आ जाता है? फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। पेशेंट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉट मिसिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डोजेस और कंसीडर्ड मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट एंड स्टेरॉइड कार्ड्स। मैनेजमेंट ऑफ इंटरकरेंट इलनेस इन सिंपल टर्म्स द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डोज शुड बी डबल। अगर उसको बहुत इंटरकरेंट इलनेस हो रही है तो हमने क्या करना है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डोज को डबल कर देना है। फिर एडिसोनियन क्राइसिस होती है, जिसको एड्रीनल क्राइसिस बोला जाता है। एडिसोनियन क्राइसिस, एड्रीनल क्राइसिस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेट रिजल्ट फ्रॉम एक्यूट इंसफिशेंसी ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स। एक्यूट इंसफिशेंसी होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट इसमें रिक्वायर होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट एडिसन क्राइसिस फ्रॉम एडिसन डिजीज़ विच हैज़ अ मोर ग्रेजुअल कोर्स। एडिसन डिजीज़ में ग्रेजुअल कोर्स होता है, एडिसन क्राइसिस में एक्यूट कोर्स होता है। एन इलनेस या कोई भी एक्यूट स्ट्रेस कैन प्रिसिपिटेट एड्रीनल क्राइसिस इन द सेटिंग ऑफ एडिसन डिजीज़। जिनके अंदर पहले से एडिसन डिजीज़ है तो उनको कोई भी इलनेस या एक्यूट स्ट्रेस होगा तो ये प्रिसिपिटेट कर सकता है डिजीज़ को। ठीक है, तो एडिसन डिजीज़ क्या होता है कि इट इज़ अ कंडीशन जिसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है वो डू नॉट प्रोड्यूस इनफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड अकर्स ओवर सेवरल मंथ। और व्हाट इज़ एक्यूट एड्रीनल फेलियर, यानी एडिसन क्राइसिस हम लोग किसको बोलते हैं? द साइन एंड सिम्टम ऑफ एडिसन डिजीज़ में अपेयर सडनली। एक्यूट एड्रीनल फेलियर कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग शॉक। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे कि सीवियर वीकनेस, एक्सेसिव टायर्डनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी, पेन इन लोअर बैक और लेग्स, सीवियर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, रिड्यूस कॉन्शियसनेस और डेलीरियम, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाई पोटेशियम, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। सिम्टम सारे वही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ये क्योंकि ये एमरजेंसी सिचुएशन है तो चीज़ें क्या हो गई हैं, थोड़ी सी एडिड हो गई हैं। यानी एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, कॉन्शियसनेस लूज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, और डेलीरियम के चांसेस हो सकते हैं। तो अब इसमें आपने क्या करना होगा? डेट इज़ शॉर्टेज ऑफ 3S। स्लो मतलब सॉल्ट में लो सोडियम बट हाई पोटेशियम, शुगर कम हो जाएगी स्टेरॉइड कम होने की वजह से। तो 3S आपने याद रखना, सॉल्ट कम, शुगर कम, स्टेरॉइड कम। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसका? सेप्सिस या कोई सर्जरी हुई है रिसेंट जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ और एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ क्रॉनिक इंसफिशेंसी हो गई उसकी, एडिसन्स या हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, एड्रीनल हिमरेज हो गया, वाटर हाउस फ्राइड्रेंच सिंड्रोम। इट इज़ अ फुलमिनेंट
मेनिंजोकोसीमिया, ठीक है, और स्टेरॉइड विड्रॉल, एकदम अचानक से स्टेरॉइड को छोड़ा है तो इसमें भी एडिशंस क्राइसिस हो सकते हैं। तो सेप्सिस सर्जरी है, एड्रिनल हिमरेज है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है उस डिज़ीज़ का नाम याद रखना है, और स्टेरॉइड विड्रॉल। अब मैनेजमेंट क्या होगा एडिशंस क्राइसिस का, कि फर्स्ट स्टेप इज़ वही जो हम 2 कॉम्बिनेशन देते थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। फर्स्ट स्टेप इज़ IV हाइड्रोकॉर्टिसोन, IV देना है आपको, ठीक है। IM भी दे सकते हैं अगर IV रूट पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेगा हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये जाके हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया को ठीक कर देगा। देन 1 लीटर आपने नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़ करना है, अलोन भी कर सकते हो और विद डेक्सट्रोज भी कर सकते हो अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ है। और हाइड्रोकॉर्टिसोन जो आप दे रहे हो वो 6 आवरली कंटिन्यू करना है अंटिल द पेशेंट इज़ स्टेबल, ठीक है। नो फ्लूट्रोकॉर्टिसोन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज हाई कॉर्टिसोल एक्सर्ट्स वीक मिनरलोकॉर्टिसॉइड एक्शन। याद रखना एक्यूट एक्सर्बेशन में हम सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं देते, ठीक है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया प्रेजेंट है तो आपने उसको कैसे ठीक करना है, नॉर्मल सलाइन विथ डेक्सट्रोज के साथ, ठीक है। और ओरल रिप्लेसमेंट हम कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 24 आवर्स एंड कैन बी रिड्यूस टू मेंटेनेंस ओवर 3 to 4 days, ठीक है। ओरल रिप्लेसमेंट बिगिन आफ्टर 24 आवर्स एंड बी रिड्यूस टू मेंटेनेंस ओवर 3 to 4 days। 6 घंटे तक IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है। देन अगर हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट है तो नॉर्मल सलाइन विथ डेक्सट्रोज देना है, और फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन को 6 आवरली कंटिन्यू रखना है। देन फिर जो है ओरल थेरेपी पे लेकर आ जाना है आफ्टर 24 आवर्स। देन जो है फिर आप मेंटेनेंस थेरेपी पर भी रखोगे पेशेंट को फॉर 3 to 4 days। और ये सारी जो मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की चल रही है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपको कभी भी एडिशन क्राइसिस में नहीं देना, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है ये क्या करता है कि ये जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।